गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि भाषा क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। तो हम इसको देख लेते हैं कि भाषा का क्या अर्थ होता है। भाषा शब्द का अर्थ। भाषा शब्द का अर्थ बोलना या प्रकट करना होता है। हमें अपनी बात कहने या प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों, मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये भाषा है, लेकिन मैं आपको बोलकर बता रही हूँ तो ये कैसा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया, क्योंकि ये बोला जा रहा है। और दूसरा, यदि यही चीज़ मैं आपको बोर्ड पर लिखकर समझाती तो यह भाषा का लिखित रूप हो जाता, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ वो भाषा है, बोलकर या लिखकर। नीचे गए चित्रों को ध्यान से देखना तो इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि भाषा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। ऊपर के पहले चित्र में दो पुरुष आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। तो हम पहले वाला चित्र देखें तो इसमें दो पुरुष आपस में बात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे के आमने सामने है और मौखिक रूप उनका वहाँ पे मौखिक आदान प्रदान हो रहा है। तो वो कौन सा रूप हो गया? भाषा का मौखिक रूप हो गया। और दूसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो बोर्ड पर कुछ लिखकर पढ़ा रही है। तो भाषा है वहाँ पर, माध्यम क्या है वहाँ पर? भाषा ही है, लेकिन कौन सा रूप है वहाँ पर? लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि वो लिखकर बता रही है। आगे देखते हैं। पहले चित्र में पुरुष बोलकर और सुनकर अपने मन की बातें प्रकट कर रहे हैं और दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर तथा छात्र उसे पढ़कर उनके भावों को समझ रहे हैं। तो अब हम भाषा की परिभाषा देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के विचारों को जान सकें। मैंने आपको कुछ समझाया और जो मैंने आपको समझाया आपने उसको समझा, तो यहाँ पर ये क्या हो गई? भाषा हो गई। इसी को भाषा कहा जाता है। अपने मन की बात दूसरों को कहना और दूसरों की मन की बातों को समझना ही भाषा है। अब हम आगे पढ़ते हैं भाषा के रूप। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता और आसपास रहने वाले लोगों की बातें सुनकर बोलना सीखता है। आपने अपने घरों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे सबके घरों में होते हैं, तो सबसे पहले हम जो अपने घर में जो भाषा बोलते हैं वह उसी को सीखता है। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह लिखना और पढ़ना सीखता है। वह पुस्तकें, समाचार पत्र आदि पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाता है। तो यह भाषा का कौन सा रूप होगा बच्चों? तो यह भाषा का लिखित रूप होगा। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, सबसे पहले हम मौखिक भाषा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और बच्चों, मौखिक भाषा को ही कथित भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है, अपनी बात को बताया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपस में ही देख लेते हैं। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो, और जो मैं कुछ पूछूंगी आप उसका जवाब भी मौखिक रूप से ही दोगे। तो यहाँ पर हमारा भाषा का आदान प्रदान हो रहा है और उसका माध्यम क्या है? बोलना। तो ये कैसा रूप हो गया है यहाँ पर? मौखिक भाषा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना, कहानी सुनाना आदि। अब हम पढ़ते हैं लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कहानी लिखना, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना आदि। जब आप अपनी पुस्तक को पढ़ोगे तो वो हम जो पढ़ा हुआ है उसको समझ रहे हैं, तो वो कौन सा रूप होगा?
लिखित रूप होगा। और यही चीज़ मैं जब मैं आपको बोलकर बता रही हूँ तो मौखिक रूप है। इसी चीज़ को मैं बोर्ड पर लिखकर समझाऊँ तो यह भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। कुछ अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं। हमारे भारत में, हमारा जो भारत देश है वो बहुत बड़ा है और उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर प्रांत की एक अपनी अलग भाषा होती है। किंतु आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आपका जवाब होगा हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं का थोड़ा हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। कश्मीर में बच्चों कश्मीरी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु में तमिल, ओडिशा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। अब आगे आती है लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ अलग अलग चिन्ह या ढंग होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। जैसे हम हिंदी की बात करें, हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। और लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के कुछ अलग अलग ढंग होते हैं। हर भाषा को अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे हिंदी को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी कि जब हम कॉपी में लिखेंगे तो उसको हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। इसी प्रकार जो उर्दू है उसको हम दाएं से बाएं लिखते हैं। तो ये उनका प्रकार हो गया, ये उनकी लिपि हो गई कि हम उसको कैसे लिख रहे हैं, उसके चिन्ह क्या हैं। तो हम लिपि देख लेते हैं। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि होती है। बांग्ला भाषा बंगाली में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है? देवनागरी है। दोनों की लिपि एक ही है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना। आपसे कोई पूछे कि हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी हैं, तो आपका जवाब होगा हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अब है व्याकरण। व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक ना हम शुद्ध लिख सकते हैं, ना शुद्ध बोल सकते हैं, ना ही उसको शुद्ध किसी को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे जरूरी है व्याकरण का ज्ञान होना। जैसे घोड़ा दौड़ रही है। अब ये यहाँ पर जो वाक्य है घोड़ा दौड़ रही है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि घोड़ा जो है वो पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए यहाँ पर रही है शब्द यूज आ रहा है, तो ये गलत है। सही वाक्य क्या होगा? घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे दूसरा चित्र देखें। मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहा था। जबकि ये वाक्य ऐसे होना चाहिए, मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहे थे, क्योंकि वो बहुवचन है, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं। तो वहाँ पर ये वाक्य गलत हो जाता है। तो वहाँ सही वाक्य होगा मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जरूरत किसको पड़ी? हमें व्याकरण के ज्ञान की, कि हमें वचन देखना है, उसके लिंग देखने हैं। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? व्याकरण का अध्ययन करने से। चित्रों के नीचे लिखे दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया है, अतः इसके साथ पुल्लिंग क्रिया रहा होनी चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा घोड़ा दौड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रहा की जगह रहे होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा मोक्ष और अपनी स्कूल जा रहे थे। इन वाक्यों की अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण से हुआ। ये अभी सारी बच्चों ये बातें मैंने आपको बताई थी कि जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हम
उस चीज़ को अशुद्ध ही पढ़ेंगे, अशुद्ध ही लिखेंगे। तो बच्चों, ये भाषा और व्याकरण का अध्ययन आज हमने किया, तो आपको समझ में आया हुआ कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है, व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो अब हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। मैं इसको थोड़ा सा आपको वापस समझा देती हूँ। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकें और दूसरों के विचारों को जान सकें, वो क्या कहलाती है बच्चों? वह भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से रूप होते हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। बोलकर विचार प्रकट करना, मैं समझा चुकी हूँ ये सारी बातें, तो आप मुझे बताइए, बोलकर विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। मैं अपने विचार बोलकर प्रकट कर रही हूँ, तो ये कैसा माध्यम है? मौखिक। आगे चलते हैं। लिखकर विचार प्रकट करना कौन सा रूप हो गया? यह लिखित रूप हो गया। प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ अलग अलग चिन्ह या ढंग होते हैं, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। व्याकरण से हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये सब कुछ मैं आपको पहले समझा चुकी थी और दोबारा भी हमने इसको पढ़ लिया है। तो आज का ये भाषा और व्याकरण का जो पाठ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।